आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र के जलवायु अध्याय का अध्ययन करेंगे। पूर्व के क्लास में भी जलवायु से संबंधित अनेक तथ्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। मानसून की उत्पत्ति के प्राचीन संकल्पना, नवीन संकल्पना यथा जेट स्ट्रीम की संकल्पना का अध्ययन हम लोगों ने पूर्व के भाग में किया था। आज मानसून की उत्पत्ति की संकल्पना से आगे जाते हुए ऋतुओं के बारे में, सीजन्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने मानसून की उत्पत्ति के दोनों सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत एवं नवीन सिद्धांत यथा जेट स्ट्रीम की संकल्पना का अध्ययन किया। प्राचीन सिद्धांत जहाँ अति सरलीकृत सिद्धांत है और मानसून की उत्पत्ति का सटीक विश्लेषण नहीं करता है, जबकि नवीन सिद्धांत या जेट स्ट्रीम की संकल्पना काफ़ी हद तक मानसून की उत्पत्ति से संबंधित को स्पष्ट करता है। इस जेट स्ट्रीम की संकल्पना को अनेक विद्वानों ने अपना मत भी प्रदान किया है। अब उससे आगे का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत की ऋतुएं, सीजन्स के बारे में अध्ययन हम लोग अब करेंगे। देखिए, सीजन पढ़ने से पहले एक बार पूर्व के अध्ययन का विश्लेषण करना भी आवश्यक होगा। पूर्व में हम लोगों ने जेट स्ट्रीम की संकल्पना का अध्ययन किया था, जिसे कि मुख्यतः कोटेश्वरम महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत के प्रतिपादन को बाद में अनेक अनुसंधान, खोज एवं विद्वानों ने पुष्टि की। उनमें से मोनेक्स के दल ने भी इस सिद्धांत को सामान्यतः अपना समर्थन प्रदान किया है और अरब सागर में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा की अनियमितता का अध्ययन कर इस दल ने स्पष्ट मत दिया कि जिस वर्ष उत्तरी पूर्वी पवन मंद होती है, तभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी शक्तिहीन होता है। तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उतना ही अधिक सक्रिय होता है। देखिए, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम की संकल्पना ने यह पुष्ट कर दिया है कि भारत के मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के पठार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और दक्षिण पश्चिमी मानसून अर्थात ग्रीष्मकालीन मानसून तिब्बत के पठार से ही संबंधित है। अगर तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म होगा, बहुत अधिक गर्म होगा, तो उस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून बहुत अधिक सक्रिय होगा और जब उत्तरी पूर्वी पवन मंद होती है, उस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहीं न कहीं कम प्रभाव डालती है भारतीय मानसून पर। तो इस विचारधारा को अनेक लोगों ने, अनेक दलों ने, अनेक अनुसंधानों द्वारा पुष्ट किया है और जेट स्ट्रीम की संकल्पना ही मानसून की उत्पत्ति की संकल्पना के सर्वाधिक निकट माना जाता है।
अब हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सामान्य तौर पे जानते ही हैं कि भारत में 4 प्रकार के मौसम या ऋतु पाई जाती हैं। ये ऋतु शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये 4 ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। और हम लोग ऋतुओं का जब निर्धारण करते हैं तो प्रमुखतः 2 तत्वों से इसका निर्धारण करते हैं ऋतुओं का, तापमान तथा वर्षा। जहाँ तक तापमान के बारे में बात करें तो स्टाम्प महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि भारत की जलवायु के अध्ययन में तापमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विशेष अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता। हिमालय की श्रेणियों द्वारा ठंडी उत्तरी पवन से सुरक्षित रहने के कारण संपूर्ण देश के औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहते हैं, किंतु वर्षा के वितरण में भारी अंतर पाए जाते हैं। अतएव भारत की जलवायु के अध्ययन में वर्षा को आधार मानना अधिक उपयुक्त माना जाता है। वैसे तो ऋतुओं के निर्धारण में मुख्यतः 2 तत्व इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तापमान एवं वर्षा। लेकिन वर्षा से जस्टिफिकेशन ऋतुओं के निर्धारण में नहीं किया जा सकता। स्टाम्प महोदय ने, अभी मैंने बताया आपको, स्टाम्प महोदय ने यह बताया कि वर्षा की तुलना में, तापमान की तुलना में वर्षा अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हो सकता है। भारतीय ऋतु पर्यवेक्षण इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वर्षा के आधार पर ही भारत की जलवायु को मुख्यतः 2 भागों में और पुनः इन भागों को 2 उप भागों में बांटकर अर्थात 4 भागों में ऋतुओं को बांटा है। इसको उन्होंने वर्षा के आधार पर माना है उत्तरी पूर्वी मानसून काल। तात्पर्य यह है कि शीतकाल से लेकर के 15 जून तक का समय जिस काल में वर्षा न्यून होती है, कम होती है, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला शीत ऋतु, जिसका काल 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ये सामान्यतः मोटा विभाजन है। ये हम नहीं कह सकते कि 15 जून से शीत ऋतु शुरू हो गई और 15 मार्च तक चलेगी। एक सामान्य वर्गीकरण किया गया है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। और दूसरा ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से लेकर 15 जून तक। ये भी इस पे डेट्स पे मत जाइएगा कि इसी डेट से शुरू हो जाएगा, कोई डेडलाइन है, कोई ऐसी स्पष्ट निर्धारक रेखा है कि इस डेट से ग्रीष्मकाल शुरू हो जाएगा, इस डेट से शीतकाल शुरू हो जाएगा। एक सामान्य वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी काल। तात्पर्य ग्रीष्मकालीन मानसून जब सक्रिय हो जाता है, भारत में मानसूनी काल प्रारंभ हो जाता है, भारत में वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है, तब का समय। और यह समय 15 जून से 15 दिसंबर तक। देखिए, दोनों जो मुख्य विभाग किए गए हैं 6-6 महीने के किए गए हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून काल 6 महीने का 15 दिसंबर से 15 जून तक, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल 15 जून से 15 दिसंबर तक। ये 6-6 महीने के काल हैं। और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला वर्षा ऋतु। हम लोग जानते हैं कि भारत में अधिकांशतः वर्षा जून से लेकर सितंबर तक होती है। तो ये काल है, इसका समय है 15 जून से 15 सितंबर तक का। और दूसरा शरद ऋतु, मतलब शीतकाल से पूर्व का जो मौसम होता है उससे हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। और 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। अब पहला हम लोग आते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून काल, शीत ऋतु।
विशेषकर मध्य दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होता है, लेकिन इसका काल मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक का माना गया है। इस काल में वायुदाब की दशा हम लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर तक सूर्य कर्क मकर रेखा पर पहुंचता है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है। इसके पश्चात पुनः यह विषुवत रेखा की ओर लौटना प्रारंभ कर देती है। शीतकाल में एशिया उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जैसा पहले बताया गया था आपको। तापमान निम्न होगा तो वायुदाब उच्च होगा। इस समय भारत के उपमहाद्वीप पर उच्च दाब का केंद्र पेशावर के निकट होता है। इस ऋतु में स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम, नीचा तापमान, मंद पवने, न्यून आर्द्रता आदि विशेषताएं उल्लेखनीय होती हैं। मेघाच्छादन भी 2/10 से अधिक नहीं होता। उत्तरी और दक्षिणी भारत के तापमान में साधारण अंतर मिलता है। उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान बढ़ता जाता है। उत्तरी मैदान में औसत तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। दिन में ताप कुछ ऊंचा रहता है, रात्रि में तापमान फिर पुनः गिर जाता है। उत्तरी भारत में पाला व्यापक रूप से पड़ता है। हिमालय की ओर से ठंडी पवनों के कारण उत्तरी भारत में शीतलहर का प्रकोप होता है। और आगे की विशेषताएं इस मानसूनी काल की या उत्तर पूर्व मानसूनी काल की, इनका अध्ययन हम लोग अगले अंक में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया, बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले भाग में।